बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट ऐसे जो मैंने आपके लिए चुना है वो है विल रूल ऑफ लॉ बी इम्प्रैक्टिकेबल मिथ इन आवर कंट्री। ये जो आपको पहले मैंने एक ऐसे करवाया था जिसमें गुड गवर्नेंस और क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल नीड ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ या इंस्टीट्यूशनल रीबिल्डिंग, बिल्कुल उसी को अपने जहन में रखकर इस क्वेश्चन को आपने कहना है। क्योंकि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ का मतलब है गुड गवर्नेंस। जब अच्छी गवर्नेंस होगी तो इसका दूसरा एक और मीनिंग है कि आपके पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि पावरफुल इंस्टीट्यूशंस के साथ ही आप अच्छी गवर्नेंस दे रहे हो, आप जस्टिस डिलीवर कर रहे हो, आप रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज दे रहे हो और लोग आपसे खुश हैं। और गुड गवर्नेंस से ही निकलता है ये। तो आपने बहुत सारे दूसरे वो जो पहले वाले ऐसे में चीज़ें की हैं उसको जहन में रखकर तो इस स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट कह रही है विल रूल ऑफ लॉ बी इम्प्रैक्टिकेबल मेथ। क्या रूल ऑफ लॉ कभी भी नहीं हो सकता पाकिस्तान में? इम्प्रैक्टिकेबल है, एक मेथ है पाकिस्तान के लिए। तो आपके जहन में क्या आएगा? आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग जब कर रहे होना है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हाफ एन आवर 40 मिनट्स की आपकी ज़रूर होनी चाहिए। उसमें आपने अपने आप से मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछने हैं कि विल रूल ऑफ लॉ बी इम्प्रैक्टिकेबल इन पाकिस्तान। अगर आप लिखोगे हाँ भाई इम्प्रैक्टिकेबल है, क्योंकि अभी तक तो रूल ऑफ लॉ नहीं आ सका है तो आगे भी नहीं आएगा, तो आप गलत होंगे। आप पॉजिटिवली उसको कहो कि नहीं, इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है, बहुत होपफुल है, फ्यूचर अच्छा होगा। अब फ्यूचर कैसे अच्छा होगा? जब आपके पास बहुत सारी ऐसी इस्टेब्लिश्ड एग्जांपल्स होंगी इस वक्त जो गवर्नमेंट्स कर रही हैं और इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रही हैं रूल ऑफ लॉ को। उसको आपने लिखना है और उसकी बेस के ऊपर आपने फ्यूचर को बिल्ड करना है कि फ्यूचर अच्छा है, यानी होप दिखानी है। व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज बिफोर आवर गवर्नेंस सिस्टम टू इम्प्रूव रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री। और फिर उसके बाद नो डाउट चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस आर नेवर फेलियर्स। जब आप करोगे फेलियर्स की बात तो फेलियर्स कैन नॉट बी रिवर्टेड बिकॉज फेलियर्स आर ऑलवेज इन द पास्ट। पास्ट में ये फेलियर हो गया, ये फेलियर हो गया, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन चैलेंजेस दे आर ऑलवेज देयर इन फ्यूचर टू ओवरकम। और ये बात कह रहा है फ्यूचर की। विल रूल ऑफ लॉ बी इम्प्रैक्टिकेबल मेथ इन आवर कंट्री। विल क्या हो सकता है या क्या होगा? तो आपने कहना है नहीं, अच्छी होप है। अब इस तरीके से मैंने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक छोटी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपके सामने कि आपने पहले यस 2018 का क्वेश्चन रूल ऑफ लॉ है क्या? अच्छी गवर्नेंस के साथ आता है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन से आता है, क्योंकि अच्छी गवर्नेंस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बोथ ऑफ देम आर द सेम थिंग्स। और रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं दोनों के दोनों। आगे विल इट रिमेन अ मिथ। क्या मिथ रहेगा? नहीं। आपने खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग पे कहा, अपने जहन ने कहा कि नहीं ये नहीं रहेगा। आपने अगर आपने कहा येस तो फिर इसका मतलब है कि आपका जहन थोड़ा नेगेटिव है। आपने फ्यूचर बिल्ड करना और फ्यूचर हमेशा होप के ऊपर और जो है ऑप्टिमिस्टिकली बिल्ड होता है। नो, कैसे, हाउ एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने नहीं बोलना। जब भी आपको नहीं पता चल रहा कि आपने स्टेटमेंट की आउटलाइन कैसे लिखनी है तो अपनी रफ ड्राफ्ट में आप हाउ, वाई इस तरीके से क्वेश्चन ज़रूर करें कि वाई या हाउ इट विल नेवर बी एन इम्प्रैक्टिकेबल मेथ, हाउ इट विल बी बेटर इन फ्यूचर, हाउ देयर इज़ अ होप इन फ्यूचर। तो क्या होप है फ्यूचर में? तो ज़ाहिर है होप के लिए आपने बताना है कि इस वक्त इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इस वक्त इंडिपेंडेंट मीडिया है। नो डाउट मीडिया में अभी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल उतना नहीं है, लेकिन बहरहाल दिस इज़ एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। और व्हेन एवर देयर इज़ एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस द थिंग्स बिकम बेटर विद द पैसेज ऑफ टाइम। और मीडिया से बहुत सारे लोग अभी भी डरते हैं और उसकी वजह से रूल ऑफ लॉ को पामाल नहीं होने देते, इवन बड़े बड़ी पर्सनालिटीज़ भी। तो आप फिर उसके बाद सोशल मीडिया ख़ास तौर पर एक इंतहाई इंटरनल रेवोल्यूशन लेके आ रहा है।
हर बच्चे के पास मोबाइल है और उससे जहाँ पर भी रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, वो कोई भी पिक्चर बना सकता है, तशद्दुद की, टॉर्चर की, कत्ल की, कोई भयानक कोई भी अमल हो रहा है, हर एक के पास ऐसी डिवाइसेस हैं, बड़े आराम से वो उसके पिक्चर्स को ले सकता है, जिससे हर बंदा कॉन्शियस हुआ है। इसका गलत इस्तेमाल भी है, नो डाउट, लेकिन ये आपने फ्यूचर को बिल्ड करना है तो आपने होप दिलानी है कि इसके अच्छे इस्तेमाल भी हैं। फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो चल निकला है, 2008 से डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल निकला है, नो डाउट इसमें बहुत सारी हर्डल्स भी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अभी इतना पावरफुल नहीं हो सका, लेकिन जो प्रोसेस है उससे आपकी इवॉल्व होगा, कल्चर ऑफ टॉलरेंस इवॉल्व हो रहा है। मुझे अभी भी अच्छे तरीके से याद है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब जीत के आए थे 1970 के इलेक्शंस में, और उस तरफ बंगालीज, तो दोनों में टॉलरेंस लेवल की कमी थी और कोई भी अपनी जगह से 1 इंच के लिए पीछे नहीं हट रहा था, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इलेक्शंस ज़िंदगी में पहली दफ़ा तो हुए थे। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी में वो टॉलरेंस नहीं था, लेकिन इलेक्शंस के प्रोसेस के होने की वजह से, ख़ास तौर पर जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जब शुरू में आई थी तो उन्होंने बड़ा दिल करते हुए केपी के अपनी अपोजिशन पार्टी को दे दिया, और फिर बलूचिस्तान में एक बड़ा बेहतरीन अरेंजमेंट किया जिसमें आधे टेन्योर उनकी पार्टी बलूचिस्तान में हुकूमत करेगी और आधा टेन्योर नेशनलिस्ट जो कि कोलिशन में थे वो हुकूमत करेंगे। फिर उसके बाद सिंध में पीपल्स पार्टी को जो अपोजिशन पार्टी थी उनको दे दिया। तो ये एक टॉलरेंस लेवल है जो कि एवोल्यूशनल प्रोसेस से निकलता है, क्योंकि प्रोसेस जब चल निकले तो आपको पता होता है कि चलो यार अब नहीं तो 5 साल के बाद फिर आ जाएगी बारी, हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। और अब हर सूबा हर एक के पास जाने की वजह से उन्होंने कुछ ना कुछ परफॉर्म करने की कोशिश की है। 100% किसी ने नहीं दिया, लेकिन कुछ ना कुछ परफॉर्म, और इस तरीके से ये जो चीज़ है ये डेमोक्रेटिक कल्चर को परवान चढ़ाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि रिफॉर्म्स भी आ रहे हैं गवर्नेंस में, नो डाउट, चाहे जैसे भी हैं, टूटे फूटे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, बट देयर आर रिफॉर्म्स इन गवर्नेंस इन डिफरेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एज वेल एज इन द सेंट्रल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। कंप्यूटराइजेशन हुई कि नहीं हुई? और पटवार सिस्टम की बिल्कुल हुई है, उससे बहुत सारी जो पटवार सिस्टम में करप्शन की केसेस थे वो कम होने के बड़े चांसेस हैं। डिजिटाइजेशन हो रही है गवर्नेंस की, वो बहुत अच्छा है, जैसे कि ई कोर्ट्स बन रही हैं। हमने देखा कि एविडेंसेस या फिर जो आई विटनेसेस थे वो अगर कोर्ट में नहीं आ सकते, वो किसी दूसरे इलाके में वो अपनी ई आई विटनेस दे सकते हैं। मॉडल कोर्ट्स बनाई हैं इस वक्त के चीफ जस्टिस ने, जिसकी वजह से बहुत सारे केसेस जो पेंडिंग थे हल हुए हैं। होप है हमारा इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी, वो भी गवर्नेंस में शामिल होता है। राइट टू नो लॉ बना जो कि केपीके में पहले बना, और इससे जो है आप पता चला सकते हैं कि इसके पास कितना पैसा है, कितने एसेट्स हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, ऑनलाइन FIRs दर्ज होनी शुरू हो गई हैं, और पोर्टल्स जिसमें कंप्लेंट्स आप जो है वो कोई भी आम शहरी या सिटीज़न कंप्लेंट लिख के दे सकता है जिसके ऊपर एक्शन होता है। तो गवर्नेंस के अंदर काफ़ी हद तक रिफॉर्म्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट वी कैन से दैट फ्यूचर इज़ बेटर। देन 18th अमेंडमेंट 2010 में आई, बड़ा दिल किया, बड़े दिल का सबूत दिया बहुत सारे प्रोविंसेस ने, बड़े प्रोविंस ने, पंजाब ने और बाकी छोटे प्रोविंसेस ने भी, और जो अ ग्रेट लीप है टूवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से भी रूल ऑफ लॉ मजबूत होता है। अगर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, एक ही बंदे के हाथ में पावर हो, तो वो सही तरीके से मैनेजमेंट पूरे एक जगह की कॉर्नर की नहीं कर सकते। जब आप डिसेंट्रलाइज करते हैं और छोटे छोटे इनक्लेव्स के ऊपर इफेक्टिव गवर्नेंस होती है, उनके पास पावर्स होती हैं इम्प्लीमेंट के लिए, तो वो बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं। तो इससे मेच्योरिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ में आती हैं एट्सेट्रा, और बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि होप कैसे है फ्यूचर के लिए, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं हमारे लिए फ्यूचर में, और हम गुड गवर्नेंस के बगैर गुजारा नहीं कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी, इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि जो सोसाइटल चेंज आ रहा है, क्योंकि सोसाइटी ही करैक्टर को बिल्ड करती है, आपकी फैमिली सिस्टम से लेकर आपकी कम्युनिटी लेवल, फिर एजुकेशनल सिस्टम, फिर रिलीजन, ये सारे के सारे जो हैं ये मिल के कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। तो किस तरीके से सोसाइटी में चेंज आ रहा है, वह अच्छी जो है होप दे सकते हो कि 9/11 के बाद स्टेट की पॉलिसी है टू
de-radicalize the society which had been radicalized in 1980s and 1990s in the name of jihad in Afghanistan and Kashmir. So ये de-radicalization या liberalism का जो process है, जो shift है, उसकी वजह से भी सोसाइटी में चेंज आ रहा है। फिर सोसाइटी में जो women empowerment मिल रही हैं, उनको सीट्स दी जा रही हैं और वो आगे आ रही हैं, तो इसकी वजह से भी सोसाइटी में वेमेन एम्पावरमेंट की वजह से मदर स्ट्रांग होंगी और वो एक अच्छी फैमिली को, अच्छे कैरेक्टर्स को बिल्ड कर सकेंगी। तो सारी चीज़ें आप होप की सूरत में लिख सकते हैं कि भाई नहीं, हमारे इतने भी हालात नहीं हैं कि ये इम्प्रैक्टिकल मिथ हो हमारी कंट्री में। और फिर चैलेंजेस ज़रूर लिखें, ज़ाहिर है सारी होप ही नहीं होती है, 100% कहीं भी नहीं होता। हम चैलेंजेस साथ में कि देयर आर सो मेनी अदर चैलेंजेस विच वर अ फेलियर इन पास्ट, or maybe the other challenges which are coming ahead in 21st century we could put down there, but these challenges are always there to be overcome. The challenges are never failures. Failures cannot be overcome, cannot be dominated, cannot be beaten down, but challenges are always there, posing hurdle to overcome them. So colonial mindset, that is one challenge. Then military intervention in governance, because military even today military calls the shots, and most of the policy decisions are being made by military, but this will change with the process of democracy. और जो है अब तो कम अज़ कम मिलिट्री बार बार सारे सिविलियन सेटअप को चेंज करके ख़ुद नहीं आ सकती। उनको पता है इस वक्त मीडिया कितना मजबूत है, जुडिशरी कितनी मजबूत है, सिविल सोसाइटी उनको कबूल नहीं करेगी इन दोनों की वजह से। लेकिन बहरहाल पॉलिसी मेकिंग में अच्छा खासा उनका रोल है, मगर होप यही है कि ये प्रोसेस अगर चलता रहा तो डेमोक्रेटिक कल्चर डेवलप होगा। मिलिट्री को जो है बैक जो है वो रेयर सीट लेनी पड़ेगी और उनको वही काम करना पड़ेगा जिनके लिए कायदे आज़म ने उनको कहा था कि आपका काम बॉर्डर्स को गार्ड करना है, आपका काम पॉलिसीज़ नहीं बनाना है। लेकिन ज़ाहिर है शुरू में सब कुछ नहीं होता, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट ऑफ पोल्स होती है पाकिस्तान के अंदर, जिससे सही तरीके से जो डेमोक्रेटिक और राइट्स हैं, जो सही पॉलिटिकल पार्टी उसको नहीं मिलता। 1970 सिर्फ फेयर इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद कभी भी फेयर इलेक्शंस नहीं हुए। फ्यूडल मेंटालिटी है हमारे जहनों में, फ्यूडल मेंटालिटी सिंपल एक मेंटालिटी है। फ्यूडल सिस्टम ना भी हो तो एक मेंटालिटी है कि मैं मालिक और दूसरा स्लेव। वही हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में मौजूद है, वही हमारी डेमोक्रेसी मौजूद है, वही डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में मौजूद है। इसको कहते हैं पैटर्नेज ऑफ पॉलिटिक्स। तो अगर आपने इस तरीके से, ये मैंने आपको रफ ड्राफ्ट सा बना के दिया था, लेकिन आपने बिल्ड किसके ऊपर करना है, वही जो रूल ऑफ लॉ और जो पीछे आपने पढ़ा क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस और उसके बाद द नीड ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जो आपने पढ़ा वही चीज़ें हैं ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट को देखकर अगर वही चीज़ें लिख लीं तो शायद आपको नंबर ना मिले। लेकिन उसको अगर आपने मैनेज किया स्टेटमेंट के मुताबिक कि क्या रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंटेड, आपने लिख दिया फेलियर्स, ये फेलियर्स हैं, क्राइसिस नहीं हो सका, रीजंस फॉर द क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस, क्यों नहीं रूल ऑफ लॉ आ चुका, ये रीजंस हैं, आपने ये लिख दिया, आपका गलत हो गया। आपने ये लिखा आगे जाकर और इसके अलावा सजेशंस दे दी कि ये सजेशंस होनी चाहिए, इस तरीके से रूल ऑफ लॉ ठीक होने चाहिए, आपका गलत हो गया, आप मार्क्स नहीं ले सकोगे। चाहे आपने चीज़ें सारी की सारी उसमें यही लिखी हैं, आपने स्टेटमेंट को देखना है, क्या रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट हो सकता है, प्रैक्टिकेबल है या मिथ है। तो आपने कहना नहीं प्रैक्टिकेबल है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सक्सेसेस इस वक्त मौजूद हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम होपफुल फ्यूचर को बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, उसके सामने चैलेंजेस भी आते हैं और चैलेंजेस और होप हमेशा फ्यूचर के लिए होती हैं।